गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और आज द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और एस्पेक्ट आए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं उन सभी आर्टिकल्स पर डिस्कशन। तो बात करें यदि उन सभी आर्टिकल्स की जो कि आज के न्यूज़ में बने हुए हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं कि इनमें सबसे पहले आज हमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड, इस पर फुल डिस्कशन करना है। इसके बाद FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके पश्चात इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ आए हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तत्पश्चात डिजिटल मीडिया के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है, जो कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से हाईलाइट फॉर्म में चल रहा है। इसके बाद स्टैंडर्ड वेल्स स्टैंडर्ड जो वेल्स हैं, इसकी कंडीशन अपने आप में क्लाइमेट चेंज पे आधारित है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद बोत्सवाना एलिफेंट के साथ जो क्राइसिस हुई है, वो भी हम लोग बात करेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम सभी कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज कौन सभी आर्टिकल्स को फुल फॉर्म में। बात करें आज की न्यूज़ की, तो आज का सबसे पहले न्यूज़ आप सभी देख पा रहे होंगे कि 8 अपोजिशन MP सस्पेंडेड फ्रॉम RS फॉर अनरूली बिहेवियर। तो पिछले दिनों जो फॉर्म बिल आई थी, उसके अंतर्गत जो विपक्षी पार्टी के जो MPs थे, उनको राज्यसभा से, मतलब राज्यसभा के जो विपक्षी पार्टी के जो MPs थे, उनमें से लगभग 8 लोगों को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ये सबसे पहली फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और साथ ही साथ महिंद्रा राजपक्षे जो हैं, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी मोदी जी के साथ 26 सितंबर को एक वर्चुअल समिट होने वाली है। उस पर हम सभी लोग अगले दिनों भी आर्टिकल इस पर भी आएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे भी चर्चाएं होने वाली है, तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इंडिया और चाइना के बीच जो छठवीं राउंड की जो टॉक्स है LAC स्टैंड अप को देखते हुए, वो लगभग संपन्न हो रही है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के उन आर्टिकल्स पे जिन पर डिस्कशन करना है। सबसे पहला जो आर्टिकल हमारा लिखा है कि इंडिया एंड द अब्राहम अकॉर्ड। जो अब्राहम अकॉर्ड हो रहा है, उसमें इंडिया की क्या भूमिका है और इंडिया से क्या, मतलब कि प्रेजेंटेशन वहाँ पे क्या उसकी होनी चाहिए, इस पर बेसिकली बातें की जा रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है और इससे जुड़े संपूर्ण एस्पेक्ट क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि द व्हाइट हाउस सेरेमनी ऑन September 15 marking the formal normalization is Israel ties with the United Arab Emirates, UAE and the Kingdom of Bahrain has created a significant inflection point in regional history and the geopolitics. Indeed, it helps reading the Jewish New Year's लास्ट वीकेंड विद द स्वम एक्स्ट्रा ईयर्स। तो लगभग जो खाड़ी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे कि इजरायली फॉरवे इनटू द गल्फ कुड डिस्टर्ब द पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स आर्किटेक्चर इंडिया हैज़ बिल्ट विद GCC। तो GCC जो है, इसके साथ जो ये मतलब बैठकें हो रही हैं और जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, इसके बेसिक जो एस्पेक्ट है, सबसे पहले हम समझते हैं कि GCC क्या है। GCC का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम होना चाहिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। और साथ ही साथ अब्राहम अकॉर्ड के बेसिक एस्पेक्ट क्या हैं, उनको देखते हैं। यदि बात करें अब्राहम अकॉर्ड की, तो पिछले जो गुरुवार को है, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच जो ऐतिहासिक समझौता हुआ, उसी को हम लोग अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। तो ये पश्चिम वेस्ट जो एशिया है, उसमें बेसिकली पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए इस प्रकार एक्टिविटी हो रही है। तो उससे यह माना जा रहा है कि दशकों से इस क्षेत्र में उठती रही अशांति की जो लपटें हैं, इस जो अकॉर्ड है, इसके बाद वो लगभग समाप्त हो जाएगा। और फिलिस्तीन को लगभग लेकर जो इजराइल और अरब देशों के बीच जिस तरह के कटुतापूर्ण रिश्ते चले आ रहे थे, मतलब फिलिस्तीन आप समझ पा रहे होंगे, यदि आप मैप देखे होंगे समझ पाएंगे कि यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ, और जो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप पर जो फिलिस्तीन है, इस पूरा जो क्षेत्र जो सिस्टम है, इसी को हम लोग फिलिस्तीन कहते हैं। और फिलिस्तीन को लेकर ही इजराइल और जो खाड़ी देश हैं, उसके बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट बने हुए हैं। उसको लेकर अकॉर्ड की जो बेसिकली जो अब्राहम अकॉर्ड की बात की जा रही है, उसको लेके कि अब उसके द्वारा जो कटुता बनी हुई 3 देशों के बीच, अब वो कहीं न कहीं सुधरने के अपने मतलब लक्ष्य पे आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ यदि बात करें अब्राहम अकॉर्ड की, तो अब्राहम अकॉर्ड जो है इजराइल और अरब देशों के बीच लगभग 26 वर्षों में पहला यह शांति समझौता है। यानी गौरतलब है कि इससे पहले 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सके। साथ ही साथ अमेरिकी जो राष्ट्रपति के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप जो है, समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना के लिए एक नींव का काम करेगा। हालांकि इस समझौते में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई। और साथ ही साथ 13 अगस्त 2020 को इजराइल UAE शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन इजराइल समझौते की घोषणा भी की गई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य अरब देशों के भी इस समझौते में शामिल होने के संकेत भी दिए हैं। और साथ ही बेसिक हिस्ट्री की बात करें, अगर अरब और इजराइल जो खाड़ी देश हैं और इजराइल के बीच जो विवाद है, तो वो लगभग 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन ने ऑटोमान साम्राज्य से फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लिया, और 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर घोषणा के तहत यहूदियों को इस स्थान पर एक राष्ट्रीय घर देने का वचन किया था। और नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संकल्प 181 के तहत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित कर दिया गया था।
तथा जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया था। इस विभाजन में पूर्वी जेरूसलम सहित वेस्ट बैंक और जो गाज़ा स्ट्रिप है का हिस्सा जो है जॉर्डन के पास गाज़ा पट्टी का क्षेत्र मिस्र इजिप्ट के पास चला गया, जिसमें इजराइल की सेना से बचते हुए लगभग 7,60,000 जो फिलिस्तीन शरणार्थियों ने वेस्ट बैंक गाज़ा पट्टी तथा अन्य अरब देशों में जाके शरण ली। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। इसके बाद लगभग 8 महीने तक इजराइल और अरब देशों में युद्ध चला और वर्ष 1967 की प्रसिद्ध 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया और मिस्र को परास्त कर पूर्वी यरूशलेम में वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। और वर्ष 1967 में अरब देशों ने खार्तूम बैठक में 3 नकारात्मक सिद्धांत यानी त्रिनॉस क्या किए पेश किया, और इसके अंतर्गत इजराइल के साथ कोई शांति समझौता नहीं किया गया और इजराइल के साथ कोई वार्ता और इजराइल को किसी भी प्रकार की मान्यता का प्रावधान नहीं किया गया। हालांकि इस सिद्धांत से हटते हुए वर्ष 1979 में मिस्र ने तथा जॉर्डन ने वर्ष 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इन सभी इतिहास से यदि बात करें इस समझौते का जो भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो हाल के वर्षों में भारत और खाड़ी देशों के बीच जो संबंध में बहुत सुधार देखने को मिला है और साथ ही साथ इजराइल के साथ भी रक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी भारत ने बड़ी साझेदारी प्रस्तुत की है। खाड़ी देश के देश जो हैं खनिज तेल और प्रवासी कामगारों के रोजगार के से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समझौते से क्षेत्र में स्थिरता के प्रयासों को बल मिलेगा, जो भारत के लिए एक अपने आप में पॉजिटिव सिंबल है। और इस समझौते से खाड़ी देश क्षेत्र के देशों में भारत की राजनीतिक पकड़ भी और मजबूत। बात करें इसके भविष्य की बात, तो इस क्षेत्र में शांति स्थायित्व के लिए शिया सुन्नी तथा फारसियों एवं अरब के बीच संतुलन को बनाए रखना बहुत ही क्या होगा आवश्यक होगा। साथ ही साथ हाल के वर्षों में अरब देशों में बड़े आर्थिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। वर्तमान में क्षेत्र के अधिकांश देशों ने खनिज तेल और इस्लामी कट्टरपंथ से हटकर एक आधुनिक तथा प्रगतिशील देश के रूप में स्वयं को प्रकट करने का प्रयास किया गया। तो भारत को इस क्षेत्र में उभरते बाजार में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं सभी एस्पेक्ट के साथ इन सभी का फुल डिस्कशन इस पूरे आर्टिकल्स में दिया हुआ है, क्योंकि हर जो कंट्री है अपने आप में कहीं कट्टरपंथी को छोड़कर अब एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है और अपने आप को विकास करना चाहता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में कुछ 2 प्रमुख एस्पेक्ट आपको याद रखना है, जिसमें लिखा है नेवी फर्स्ट वुमेन एयरबोर्न टैक्टिशियन। तो नेवी को जो है फर्स्ट वुमेन एयरबोर्न टैक्टिशियन मिला हुआ है। आपको बेसिकली प्रीलिम्स के स्पेसिफिक आपको इन दोनों का नाम याद रखना होगा, जिसमें सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी हैं और जो सब लेफ्टिनेंट जो रीति सिंह हैं, इन दोनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यही दोनों लोग हैं। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है हंड्रेड्स ऑफ व्हेल्स स्ट्रैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में लगभग ये लगभग 100 से अधिक लगभग जो व्हेल्स हैं वो एक स्थान पे क्या नाम है रुक जा रही हैं, मतलब लड़ जा रही हैं या फिर एक ही स्थान पे कलेक्ट हो जा रही हैं। तो कहीं कहीं अपने कंसर्न का विषय है, क्योंकि वहाँ को डेथ भी हो सकती है। एटलीस्ट 25 व्हेल्स हैव डाइड एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू रेस्क्यू 25 to 50 more that in stranded in a remote by the ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड तस्मानिया ऑफिशियल सेड एंड मंडे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो तस्मानिया है आइसलैंड, उस पर लगभग पिछले दिनों लगभग 25 व्हेल्स मर चुकी थी और इसी कारण और फिर 250 व्हेल्स लगभग फिर एक साथ कलेक्ट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो क्लाइमेट चेंज के कारण बताया जा रहा है कि क्योंकि जो चेंजिंग हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, जो नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, उस कारण व्हेल्स जो है अपने रास्ता को भटक जा रही हैं और इसके कारण वो एक ही स्थान पर क्या हो रही हैं, गहराई में नहीं बल्कि किनारे पर चली आ रही हैं, जिस कारण उनकी डेथ हो जा रही है। तो इसके लिए ये प्रमुख कारण थे। साथ ही साथ बात करें आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, तो उसमें लिखा गया है कि बैक्टीरिया बिहाइंड डेथ ऑफ 330 बोत्सवाना एलिफेंट। तो लगभग 330 जो एलिफेंट बोत्सवाना में डेथ हुए हैं, उनके पीछे कारण को बताया गया बैक्टीरिया बिहाइंड, यानी इनके पीछे जो मरने का कारण था बैक्टीरिया बताया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बोत्सवाना में जो एलिफेंट की डेथ हुई इसमें कई प्रकार की मतलब की बातें की गई थी, जिसमें कहा गया कि दे हैड कंज्यूम्ड पॉइजन, जहरीला पानी ऑब्जर्व किया है, जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। तो कई प्रकार की स्टडी इसके दोनों आई है। तो लिखा है इसमें कि टॉक्सिन इन वाटर प्रोड्यूस्ड बाई साइनोबैक्टीरिया किल्ड मोर देन 300 एलिफेंट्स इन बोत्सवाना दिस ईयर, ऑफिशियल सेड ऑन मंडे, अनाउंसिंग द रिजल्ट इन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डेथ विद द बैफल्ड एंड द अलार्म कंजर्वेटिव्स। तो इसके प्रमुख मरने का जो कारण है वो साइनोबैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया के कारण जो वाटर में टॉक्सिन जो है अपने आप में प्रोड्यूस होगा, जिसको पीने से इन सभी हाथियों की डेथ हो गई। तो ये हाथियों की डेथ कहाँ हुई? बोत्सवाना में। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इसमें आपका लिखा हुआ है अनचेक्ड डिजिटल मीडिया थ्रेट। तो सेंटर ने कहा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जो अनचेक्ड डिजिटल मीडिया है कहीं कहीं वो अपने आप में खतरा है। तो एन अनचेक्ड मीडिया इज कैपेबल टू स्प्रेडिंग विनोमस hatred, terrors and violence, the center told the Supreme Court on
मंडे, तो उन्होंने मंडे को सुप्रीम कोर्ट से कहा हुआ है। तो देखिए डिजिटल मीडिया क्या है, जिसमें आप सभी लोग जानते होंगे यूट्यूब के माध्यम से और जो भी चीज़ें हैं अपने माध्यम से लोग कम बेहतर अपने आप में टीआरपी कलेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ अनेक प्रकार की एक्टिविटी हो जाती है जिनका कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, जिनकी ऑफिसेज़ क्या हैं, इसका कोई बेसिकली क्लियरेंस नहीं होता है, फिर भी वो अपने आप में हमारे सोसाइटी में बहुत बेहतर तरीके से मौजूद होती हैं। तो बेसिकली वो कुछ भी कर सकती हैं, हेट फैला सकती हैं, टेरर फैला सकती हैं, वायलेंस फैला सकती हैं। इन बातों का कंसर्न सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने को मिली है। तो ये बेसिकली बात उसी चीज़ की हो रही है जो पिछले दिनों न्यूज़ में बना हुआ है। सुदर्शन टीवी के द्वारा जो एक न्यूज़ चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उस एपिसोड को रोक दिया और इस पे प्रमुख एस्पेक्ट को बताया गया। तो उसी के अंतर्गत कहा गया कि जो डिजिटल मीडिया है कहीं न कहीं उसको भी चेक करना चाहिए, जो अपने आप में चेक्ड फॉर्म में नहीं चले, क्योंकि जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो अपने आप में चेकिंग फॉर्म में चले, लेकिन जो छोटे-मोटे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है अपने बड़ी टीआरपी वाले हैं उनको चेक नहीं किया गया है, तो उनको भी कहीं न कहीं चेक करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका एमिडो ओपन अपने कंसर्न्स लोकसभा पास्ट एफसीआरए बिल। तो लोकसभा में एफसीआरए बिल क्या हो गया है, पास हो गया। तो एफसीआरए बिल आप सभी को मालूम होना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, उसको हम सभी समझते हैं। बात करें विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की, तो भारत सरकार ने विदेशी योगदान को स्वीकृति और विनियमन के उद्देश्य से 1976 में विदेशी अनुसंधान विनिमय अधिनियम लागू किया था और इसके अंतर्गत ही कुछ प्रमुख प्रावधान को जोड़ा गया था और कुछ संशोधन भी इसमें हुए। साथ ही साथ इसके तहत राजनीतिक प्रक्रिया कोई भी संगठन ऑडियो वीडियो विजुअल न्यूज़ या करंट अफेयर्स कार्यक्रम के निर्माण और प्रसारण में लगे किसी भी संगठन को विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। और एफसीआरए 2010 के तहत दिया गया प्रमाण पत्र जो है 5 साल के लिए वैध हुआ तथा पूर्व अनुमति विशेष काल या विदेशी योगदान जिसके लिए अनुमति दी गई है उस विशेष राज्य को प्राप्त करने के लिए वो वैध होगा। इसके प्रावधानों के जो तहत कोई व्यक्ति एफसीआरए के तहत अनुसार विदेशी योगदान प्राप्त करता है तो उस राज्य को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि वह व्यक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत न हो जाए। और एफसीआरए के तहत पंजीकृत होने के लिए एक गैर सरकारी संगठन को पूर्व में कम से कम 3 वर्षों तक सक्रिय होना चाहिए और इसके अलावा गतिविधियों पर आवेदन की तारीख से पूर्व के 3 वर्षों में 10 लाख रुपये तक लगभग जो है खर्च किए गए हों। और यानी कि इसमें लगभग जितने भी एस्पेक्ट हैं आपको पिछले दिनों भी बात की गई थी और उस पर चर्चा हुआ। पिछले महीनों भी इस पर आर्टिकल आए हुए थे और एफसीआरए के तहत लगभग 1800 जो संस्थाएं थे अभी पिछले दिनों की बात करें उनकी जो लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, उनको विदेशी योगदान लेने से रोक दिया गया था। तो इसके सभी एस्पेक्ट को आपको याद रखना होगा और तैयार भी रखना होगा। साथ ही साथ देखते हैं आज के नेक्स्ट एस्पेक्ट। तो देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। तो इसमें लिखा है राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन एफसीआरए एक्ट। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पे आप सभी को 100 वर्ड्स में अपने ओपिनियन को व्यक्त करना है और इसके सभी एस्पेक्ट को लिखना है, इसके यूजेज को लिखना है, इसके जो एक्टिविटीज़ का जो कवर क्षेत्र है क्राइटेरिया उसके बारे में संपूर्ण एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। यदि आप चाहते हैं इस पर सेपरेट वीडियो बने एफसीआरए पे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो भी आप सभी को प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। बने रहिए आप सभी आईएएस पॉइंट के बेस्ट यूट्यूब चैनल के साथ।